खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। जी हां, खयाम की याद तो फिल्म बीनू को जरूर आएगी। बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में देने वाले मौसीक़ार खयाम हमारे दरमियान नहीं रहे। उनकी सुरीली मौसीकी से आरास्ता नगमों को सुनकर दिलों को सुकून मिलता है। वो सुबह कभी तो आएगी। मारूफ मौसीक़ार खयाम नहीं रहे। जुहू के सोजोए अस्पताल में इन्होंने आखिरी सांस ली है। 93 साल खयाम को फेफड़ों में इन्फेक्शन के बायस 28 जुलाई को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। खयाम, जिनका असल नाम मोहम्मद ज़हूर खयाम हाशमी है, 18 फरवरी 1927 को पंजाब के ज़िला जालंधर के तहसील नुआ शहर में पैदा हुए। इन्हें 3 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इन्होंने 1953 में फिल्म फुटपाथ से अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज किया। इनकी मशहूर फिल्मों में फिर सुबह होगी, लाल रुख, कभी कभी, दिल नादा, बाजार, रजिया सुल्तान वगैरह शामिल हैं। इन्होंने मौसीकी की तालीम मारूफ मौसीक़ार बाबा जी चिश्ती से लाहौर में हासिल की थी। इनकी अहलिया जगजीत कौर एक नामवर गुलकारा थीं जो आजकल बहुत बीमार हैं। 18 फरवरी 1927 को पंजाब में खयाम हाशमी की पैदाइश हुई थी। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। 17 साल की उम्र में बतौर मौसीक़ार सफ़र का इन्होंने आगाज़ किया। 1953 में फुटपाथ फिल्म से बॉलीवुड की शुरुआत इन्होंने की। 1961 में फिल्म शोला और शबनम से खयाम की पहचान बनी। कभी कभी, त्रिशूल, नूरी बाजार, उमराव जान खयाम की यादगार फिल्में हैं। आज मशहूर मौसीक़ार खयाम हमारे दरमियान नहीं रहे। पूरा बॉलीवुड इन्हें याद करता है। अगर बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जाए तो इन्होंने ख़राज क़िदत पेश किया है। खयाम मौसीक़ार को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा मौसीक़ार अब मिल पाना मुश्किल है। और साथ ही साथ लता मंगेशकर की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से भी इन्हें ख़राज क़िदत पेश किया गया और उन्होंने कहा कि पटरानी और महारानी के लक़ब से हम दोनों बहनों को वो पुकारते थे और छोटी बहन हमें मानते थे। ट्वीट में इस बात का इजहार लता मंगेशकर की जानिब से किया गया और उन्होंने कहा कि एक दौर का ख़ात्मा हो गया है जो अब ये दौर जो है नहीं आ पाएगा। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि खयाम साहब हीरो बनना चाहते थे। पहले इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हीरो बनने के लिए, लेकिन बाद में इनकी दिलचस्पी मौसीकी की तरफ बढ़ने लगी और आज खयाम साहब की मौसीकी की दुनिया दीवानी है। और आज इसीलिए सभी लोग मग़मूम हैं, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि मौसीकी की पहचान रखने वाले और नगमे को गाने वाले, गुनगुनाने वाले और मौसीकी की परख रखने वाले सभी आज खयाम साहब के चले जाने से गमज़दा हैं। बात बॉलीवुड की हो या फिर आम लोगों की, सभी आज मग़मूम नज़र आ रहे हैं। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज खयाम साहब की जज़्द खाकी को भी आखिरी रस्मात के लिए ले जाया जाएगा और उन्हें आखिरी दीदार के लिए भी रखा जाना है। जानना चाहेंगे प्रशांत से कि प्रशांत, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? और खयाम साहब के चले जाने से जाहिर सी बात है सभी लोग गम में मुब्तला हैं। बॉलीवुड हस्तियाँ जो हैं वो ख़राज क़िदत पेश कर रही हैं। कितने बजे खयाम साहब की जज़्द खाकी को आखिरी दीदार के लिए सभी के लिए रखा जाएगा या फिर रख दिया गया है? और अगर अंतिम संस्कार की बात करें तो कब अदा किया जाएगा? जी बिल्कुल सना, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। मैं जुहू में जो उनका घर है वहीं पर मौजूद हूँ और आप देखें तो बिल्कुल मेरे पीछे ग्राउंड फ्लोर पर उनका जो घर है वहाँ पर जो पार्थिव शरीर है खयाम साहब का वहाँ पर रखा गया है। धीरे धीरे जो उनके जानने वाले हैं, जो फिल्म जगत के लोग हैं, जो संगीतकार हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ गुलजार साहब पहुंचकर अंतिम दर्शन कर चुके हैं। सोनू निगम यहाँ पर अभी कुछ समय पहले पहुंचे हैं, उन्होंने अंतिम दर्शन की। साथ ही रजा मुराद और अशोक पंडित जैसे लोग हैं यहाँ पर जो पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक यहाँ पर ये पार्थिव शरीर रखा गया है। सभी के दर्शन के लिए यहाँ पर अंतिम दर्शन लोग करेंगे। उसके बाद 4 बजे के बाद यहीं इसी कमरे से जो है पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा, अंतिम यात्रा शुरू की जाएगी और धीरे धीरे जो है आगे लेकर जाएंगे शमशान भूमि की तरफ, जो 4 बंगला की तरफ है
यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है वो, और उसके बाद अंतिम विदाई जो है वहाँ पर की जाएगी। अंतिम जो रस्म है जो कहा जाता है उसे पूरा किया जाएगा। मैं सोसाइटी की बात करूँ तो आप देखें तो पूरे सोसाइटी में जो है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि जो गेस्ट है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आप देखें तो हर जगह पर जो है पुलिस जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, बैठाए गए हैं सुरक्षा के तौर पर, ताकि जो यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए आए वहाँ पर लोगों को दिक्कत ना हो। मीडिया के लिए एक प्रॉपर बैरिकेडिंग करके जगह दी गई है, वहाँ से सारे कवरेज किए जा रहे हैं। और जो यहाँ पर अंतिम दर्शन है और अंतिम बात कहने ख़याम साहब के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से इंटरव्यूज़ और बाइट के लिए व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि मेन गेट की तरफ दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए तो गेट पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया है ताकि जो मेहमान या फिर उनके जो चाहने वाले यहाँ से आए तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और इनके प्रॉपर गाड़ियों को जो है यहाँ से हटा दिया जाता है और ताकि जो इनके चाहने वाले अंदर आ जाए। जिस तरह से मैंने बताया कि जो लोग आ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो है फिल्म जगत के लिए है, संगीत जगत के लिए है, उसकी भरपाई कर पाना काफ़ी मुश्किल है अभी। ठीक है, जाहिर सी बात है इस भरपाई करना मुश्किल है और आज सभी बॉलीवुड के लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, मशहूर हस्तियां भी पहुंच रही हैं उन्हें आखिरी दीदार के लिए। और प्रशांत वहां पर मौजूद हैं क़याम साहब के घर के बाहर, वहां पर सिक्योरिटी भी है और लोगों के पहुंचने का भी धीरे धीरे सिलसिला जारी है। प्रशांत आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे दरमियान खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। रहमान नौशाद साहब हैं जो कि मौसीक़ार हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और जाहिर सी बात है आज की सुबह जो है वो दिगर सुबह की तरह नहीं है। रहमान नौशाद साहब आज हमारे दरमियान मशहूर मौसीक़ार क़याम साहब नहीं रहे। बतौर मौसीक़ार आप इसे कितना बड़ा लॉस मानते हैं? पहला तो ये हम आपको सही कर रहे हैं, हम मौसीक़ार नहीं है, हम एल्डर सन रहमान नौशाद साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर उनके एल्डर सन है, हम फिल्म मेकर। लेकिन आई एम कनेक्टेड विद म्यूजिक और क़याम साहब से बहुत कुर्बत थी। आप क़याम साहब के बेटे हैं? नहीं, नौशाद साहब के एल्डर सन है। अच्छा, ठीक है। म्यूजिक डायरेक्टर जो नौशाद साहब थे, आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर। लेकिन म्यूजिक के ताल्लुक से हमारा बहुत साथ रहा नौशाद साहब के साथ, और जितने म्यूजिक कंपोजर सबके साथ उठे बैठे। तो क़याम साहब के बारे में हम ये बोलेंगे कि हम उनके फैन रहे। जब उन्होंने शाम गम की कसम फुटपाथ में जब म्यूजिक दिया था, उसके बाद फिर सुबह होगी, तो उसका जो गाना था वो सुबह कभी तो आएगी, उसके बाद कभी कभी और नूरी वगैरह वगैरह। तो ही वॉज अ थरा जेंटलमैन, बहुत अच्छे इंसान थे। और हमको याद है कि एक बार नौशाद साहब का फंक्शन था एकेडमी का, हमने एक बार फोन किया, उस तबीयत ठीक नहीं थी, वो हाजिर हो गए। तो उनका बहुत, और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आई थिंक ही वाज द लास्ट कंपोजर, रियल सेंस कंपोजर जिसे कहते हैं, हिंदुस्तानी कंपोजर म्यूजिक का। तो इट्स अ ग्रेट लॉस टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी सिनेमा। रहमान नौशाद साहब अपने युग के और अपने इरा के वो एक तरीके से महान हस्ती थे, और सभी, अगर फिल्म मेकर की बात की जाए, आप फिल्म मेकर हैं, तो सबकी पहली पसंद हुआ करते थे अपने दौर में। ऐसे में पहली पसंद की शख्सियत का होना और फिर उनका चले जाना, कितना बड़ा आप इससे नुकसान गर्दानते हैं? तो हमने कहा ना, तो साहब इट्स अ बिग लॉस। आई थिंक वी हैव लॉस्ट द एक आखिरी वो थे मुगल, वो अपने म्यूजिक कंपोजर, वो भी आज चले गए अपने। अब तो हमको लगता है कि इससे बिग वैक्यूम, बड़ी खला हो गई है कि यानी फिल्म इंडस्ट्री में कंपोजर अभी कोई उस दर्जे के रहे नहीं जो गोल्डन ईरा के थे। इट वाज द लास्ट आई थिंक। और एक बहुत नुकसान हुआ इससे इंडस्ट्री का, और हम दुआ करते हैं कि उनकी रूह को यानी कि जन्नत में जगह मिले, जन्नतुल फिरदौस में। जी, वैसे तो सभी लोग क़याम साहब की मौसीकी के दीवाने थे। बतौर फिल्म मेकर रहमान नौशाद साहब, आपको उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ, वैसे तो बहुत सारी खूबियाँ थी बतौर फिल्म मेकर, एक अपने तरीके से खूबियाँ ढूंढता है मौसीक़ार में, आपको कौन कौन सी उनके अंदर खूबियाँ लगती थी? नहीं, देखिए वो जो कंपोज करते थे उनके बारे में कोई नहीं कहे, जहाँ तक हमारा नजरिया है, आई थिंक उन्होंने सब अपने कंपोजिशन उनके सारे अपने ओरिजिनल थे, और वो इंडियन रागों पे बेस करके वो अपने धुन बनाते थे। आप चाहे रज़िया सुल्तान लीजिए, चाहे हमने कहा ना वो फुटपाथ का शाम गम की कसम, जो कभी वो भूल नहीं सकते हैं कोई जिनको भी वो अपने जिन्होंने सुना है गाना, दिलीप कुमार साहब से पिक्चराइज हुआ था। इस तरह से नूरी फिल्म, और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, यानी कि इट इज स्टिल हॉन्टिंग, और हमेशा ये हॉन्ट रहेगा, उनका म्यूजिक हॉन्टिंग करता रहेगा। और जब तक के म्यूजिक लवर रहेंगे, क़याम साहब का नाम जिंदा रहेगा।
जाहिर सी बात है, जब तक म्यूजिक लवर रहेंगे और जब तक दुनिया रहेगी तब तक खयाम साहब को भुलाया नहीं जा सकता। आप कुछ यादें शेयर करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ खयाम साहब हम बता रहे ना के साथ बिताई? हाँ, बहुत सी मीटिंगों में आते थे। CMDA के नौशाद साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जब मीटिंग होती थी तो वो आते थे और नौशाद साहब का बहुत एहतराम करते थे और नौशाद साहब भी उनको बहुत चाहते थे। तो वो जब आते थे तो बैठते थे और नौशाद साहब के बाजू में बैठते थे और नौशाद साहब अभी कुछ भी अगर कुछ एडवाइस करते थे तो फौरन यानी कि उस पर अमल करते थे, कहते कि ये बहुत अच्छा सजेशन है। उन्होंने कभी अपोज नहीं किया नौशाद साहब का कोई भी सजेशन को, और नौशाद साहब भी उनके काम को बहुत सराहते थे। ये हमने देखा है कि इट वॉज, और वो भी नौशाद साहब का वैसे ही एहतराम करते थे, इज्जत करते थे, उनके भी काम को सराहते थे। इट वॉज म्यूचुअल गिव एंड टेक, दोनों एक दूसरे का काम को बहुत सराहते थे, पसंद करते थे। और हमको एक बार हमने बोला ना कि हमने एक बार 2008 में उनको एक फोन किया था कि साहब नौशाद साहब का ये एकेडमी का फाउंडेशन स्टोन रखना है, आप तशरीफ लाएंगे तो बहुत इनायत होगी। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी कड़ी धूप में बराबर 4 बजे आ गए वो फाउंडेशन स्टोन के लिए। हालांकि और लोग भी थे, दिलीप साहब भी, रवि साहब भी थे, लेकिन वो आए। खयाम साहब की तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन वो हाजिर हो गए। तो इट टच मी अलॉट, हमको बहुत उसका वो यानी कि इट वॉज वेरी इमोशनल, सेंटिमेंटल उनके वो था वो, और आके बड़ी दुआएं दी उन्होंने। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना जो मौक़िफ़ था रहमान नौशाद साहब वो शेयर करने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। तो 18 फरवरी 1927 को पंजाब में खयाम साहब की पैदाइश हुई और आज वो हमारे दरमियान नहीं है। कई हिट फिल्में उन्होंने दी। ऐ दिले नादा जो गाना है रज़िया सुल्तान मूवी का, वो सभी की ज़बान पर चढ़ा हुआ है। इसी तरह इन आँखों की मस्तियों कहा जाता है कि खयाम साहब अगर नहीं होते तो रेखा जी भी नहीं होती। ये आज कई अखबारों में हेडलाइंस बनती हुई दिखाई दी हैं। 1981 की अगर बात करें तो उनकी 3 एल्बम हिट हुई थी, जिसमें एक गाना था कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, और इस गाने ने धूम मचाई और कई फिल्म फेयर अवार्ड खयाम साहब को मिले। खयाम साहब के साथ गुलजार ने भी काम किया। गुलजार साहब से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और एक फिल्म थी, सिर्फ एक ही फिल्म, थोड़ी सी बेवफाई, जिसमें खयाम साहब के साथ गुलजार साहब ने काम किया। तो आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर मौसीकी दुनिया से जुड़े लोगों की बात करें तो वो आज इस अहम शख्सियत को याद कर रही है। इस बीच खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। दानिश जावेद साहब, जिनका इस्तकबाल करते हैं, सदर हैं फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के। दानिश जावेद साहब, सबसे पहले आज बड़ी ही अफसरदा खबर हम लोगों को सुनने को मिली, जो बेहद ही अच्छा और अच्छी शख्सियत के मालिक थे, और उनके गाने और उनकी मौसीकी की तो बात ही नहीं, जिसे रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। आप अपने अल्फाज में किस तरह से याद करेंगे खयाम साहब को? जी, खयाम साहब की शख्सियत बस यूँ कहिए कि एक गुनगुनाती हुई आवाज, एक ऐसी गुनगुनाती हुई आवाज जो कानों के रास्ते सीधे दिल में जगह बना लेती थी, आज खामोश हुई। ऐसे ऐसे खूबसूरत कंपोजिशन, ऐसे ऐसे खूबसूरत गाने कि जो एटर्नल बनकर रह गए, जो जिनको उनके म्यूजिक में और उनके कंपोजिशन में, उनके अरेंजमेंट में हमेशगी अता की। ऐसे गाने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या उमराव जान के गाने लीजिए आप, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, नीडी सॉन्ग्स। मतलब खयाम साहब की शख्सियत पे बात करें तो लगता है कि उनके म्यूजिक से ऊपर उनकी शख्सियत है, म्यूजिक पे बात करें तो लगता है कि उनका म्यूजिक उनकी शख्सियत के ऊपर है। तो कैसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और फिर जो खयाम साहब के बारे में जितना मैं जानता हूँ, हालांकि मैं उनके बाद की वाली जनरेशन हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, ये जो जितनी मेरी मुलाकातें इससे रही हैं, एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर, एक ऐसा कंपोजर जिसने बहुत अच्छा काम अपनी शर्तों पे किया जी, जिसने अपने आप को जमाने के साथ, जमाने के जीरो बम के साथ अगर मैं कहूँ, ढाला नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पे एक अच्छा म्यूजिक देते रहे और काम करते रहे। हमेशा अच्छे लिरिसिस्ट के साथ काम किया, ऐसी ऐसी कंपोजिशंस पैदा की जो अनोखी थी और जिनके अंदर एक हमेश थी। तो वाकई में आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री ने अपना कोहिनूर हीरा खो दिया।
जी, दानिश जावेद साहब, हम जानते हैं कि क्लासिकी मौसीकी से हिंदुस्तान की पहचान होती है और आर डी बर्मन के दौर और इनका दौर एक साथ ही था। आर डी बर्मन की मौसीकी को सभी जानते हैं कि उनका टेस्ट क्या था और खयाम साहब का क्या टेस्ट था। ऐसे में उस ज़माने में भी इन्होंने क्लासिकी मौसीकी को वसी पैमाने पर छोड़ा नहीं और उसे वसी पैमाने पर मंजर आम पर लाने की कोशिश की। मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। बहुत दानिश जावेद साहब, क्लासिकी मौसीकी को लेकर कहा जाता है कि खयाम साहब ने क्लासिकी मौसीकी को वसी पैमाने पर हिंदुस्तान के सामने लाया उस ज़माने में जब वेस्टर्नाइजेशन का भी दौर शुरू हो रहा था, या फिर उस तरफ ये कहें कि उस तरफ लोग रागिब हो रहे थे, उसे ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो एक ऐसी चीज़ उनके अंदर थी, खयाम साहब के अंदर, की क्लासिकी मौसीकी को वसी से वसी पैमाने पर वो सामने लाकर पेश किए और दुनिया उनकी दीवानी बनती गई। बेशक उनका जो उनके म्यूजिक का बेस था वो क्लासिकल ही था और उन्होंने उस क्लासिकल बेस को टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऑफ द म्यूजिक कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उसके अंदर तजर्बात किए और ऐसे ऐसे तजर्बात किए कि अगर हम कभी कभी की बात करें तो कभी कभी में एक तरफ जहाँ वो मैं पल दो पल का शायर हूँ और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे गाने कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो दूसरा ट्रैक जो उस फिल्म में चल रहा है नीतू सिंह और ऋषि कपूर का, वो तेरी चोटी को पकड़ तुझे लाऊंगा मैं घर, उसका मुखड़ा मेरे जहन से निकल गया, वैसे मॉडर्न सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं वो। तो उनके अंदर तमाम तर सलाहियतें मौजूद थी और उन सलाहियतों को का सही वक्त पे सही इस्तेमाल उनको आता। या बाजार जैसी फिल्म ले लीजिए या दूसरी उनकी फिल्में लीजिए, थोड़ी सी बेवफाई वगैरह वगैरह, उनका हर गाना तकरीबन हर गाना मास्टरपीस है और उसको उसमें क्लासिकी मौजूद है और क्लासिकी के साथ किए गए उनके अपने तजर्बात मौजूद हैं। तो यू आर वेरी राइट इन दैट सेंस। जी, दानिश जावेद साहब, जिस तरीके से आप फिल्म राइटर एसोसिएशन के सदर हैं, ऐसे में राइटिंग का भी बड़ा अमल दखल होता है किसी फिल्म के हिट होने में, क्योंकि ब्लॉकबस्टर फिल्म ऐसी होती हैं गाने से या फिर मौसीकी से। हमने देखा है कि खयाम साहब ने कई शायरों के नगमे गाए हैं, उनकी लिखी हुई गीत, जैसे कैफी आज़मी का नाम ले लिया जाए या फिर साहिल लुधियानवी का नाम लिया जाए, इनके लिखे हुए नगमे को इन्होंने मौसीकी दी है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक एरा जो था उस दौर का खात्मा हो गया है और उस खला जो पैदा हुआ है उसको पूरा कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं पहले तो आपको करेक्ट करता हूँ, मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन का सदर नहीं हूँ बल्कि नायब सदर रहा हूँ मुसलसल 4 सालों तक और अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कमेटी का मेंबर हूँ। दूसरी बात ये कि खयाम साहब, बिल्कुल सच आपने तजज़िया किया कि खयाम साहब ने हमेशा अच्छे गीतकारों के साथ, नया पुराना अहमियत नहीं रखता था उनकी निगाह में, अच्छे और पुख्ता गीतकारों के साथ काम किया। और अगर राइटर मैं ये बात जानता हूँ कि हर राइटर को हर गीतकार को एक अच्छे कंपोजर की जरूरत होती है, भूख होती है जी। एक इनफैक्ट अगर मैं अपनी जबान में कहूँ तो एक अच्छे गीत और अच्छी कंपोजिशन के सही मिक्सचर से गाना बनता है, एक अच्छा गाना बनता है, एक एटर्नल गाना बनता है। तो यकीनन अगर आज हम कहीं से कैफी आज़मी या साहिर साहब कहीं से बिलफर्ज महल ढूंढ भी लाएं तो खयाम साहब आज के बाद कहाँ से लाएंगे? जो आज सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है, शायद कोई शायर कैफी आज़मी साहब के या साहिर साहब के कदमों के निशान ढूंढता उनकी झलक पा भी ले तो उसे खयाम कैसे मिलेगा कंपोज करने के लिए? तो फिर कभी कभी कैसे वजूद में आएगी, बाजार कैसे वजूद में आएगी, उमराव जान कैसे वजूद में आएगी? जाहिर सी बात है, बड़ी बात और काफ़ी अहम बात आपने कही। दानिश साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो कि नायब सदर हैं, इन्होंने करेक्ट किया हमें फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए और खयाम साहब के शख्सियत को आप किस तरीके से गर्दानते हैं इस ताल्लुक से बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये शख्सियत अब हमारे दरमियान नहीं रही। 18 फरवरी 1927 को पंजाब में खयाम हाशमी साहब की पैदाइश हुई थी और सुजोए अस्पताल में काफ़ी दिनों से ये अलील थे, ज़ेर इलाज थे। 17 साल की उम्र में ही बतौर मौसीक़ार इन्होंने अपने सफ़र का, मौसीक़ी के सफ़र का आगाज़ कर दिया था। और प्रशांत पांडे का रुख कर लेते हैं, जो कि खयाम साहब की रिहाइशगाह के बाहर ही मौजूद हैं। आखिरी रसूमात की तफसीलात भी वो फराहम कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे प्रशांत का। प्रशांत, आप
खयाम साहब की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद है। जाहिर सी बात है मंजर जो है मगमूम नजर आ रहा है। और कौन कौन सी बड़ी शख्सियात हैं जो पहुंच चुकी हैं और जो पहुंचने वाली हैं आखिरी दीदार के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाता हूं और आखिरी दर्शन जो हमारे देखने वाले, जो चाहने वाले, जो यहाँ नहीं पहुंच पाए, ये पार्थिव शरीर रखा गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर पहुंचकर सब आखिरी दर्शन जो है खयाम साहब का कर रहे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पहले यहाँ पे सोनू निगम आ चुके हैं, गुलजार साहब आए हैं, रजा मुराद आए हैं और अशोक पंडित यहाँ पर पहुंचकर अंतिम दर्शन जो है पार्थिव शरीर के कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इनके जो चाहने वाले, जो रिलेटिव्स हैं और जो यार दोस्त हैं, उनकी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग ऊपर जाकर बैठे हैं, कुछ लोग नीचे जो है अंतिम दर्शन किए हुए हैं। 4 बजे का समय तय किया गया है, 4 बजे अंतिम यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी कि अमिताभ बच्चन जो शहंशाह माने जाते हैं फिल्म जगत के, वो यहाँ नहीं तो शमशान भूमि जो 4 बंगला यहाँ से जो 3 किलोमीटर दूरी पर है, जब अंतिम यात्रा वहाँ पर ख़त्म होगी तो वहाँ पर आने की पूरी गुंजाइश जो है बताई जा रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि जो लोग चाहने वाले हैं, जो संगीत से जुड़े लोग हैं, जो फिल्म से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचकर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं कि जो अंतिम विदाई या फिर अंतिम जो विधि शमशान भूमि में की जाएगी, तो उस वक्त इन्हें राष्ट्रीय सम्मान से अलविदा किया जाएगा, क्योंकि ये पद्म भूषण अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है और ये एक प्रक्रिया होती है। हमने श्रीदेवी में भी देखा था, उन्हें जाते जाते अंतिम विदाई जब दी गई, अंतिम जो प्रक्रिया पूरी की गई अंतिम संस्कार की, तो उस वक्त उन्हें राष्ट्रीय सम्मान से विदा किया गया था। तो यही खयाम साहब को भी अंतिम संस्कार, अंतिम जो विधि होगी, जो प्रक्रिया पूरी होगी, तो उस वक्त इन्हें राष्ट्रीय सम्मान से जो है आखिरी विदाई दी जाएगी। जी प्रशांत पांडे, आप वहाँ पर मौजूद हैं और कई लोगों का आपने जिक्र किया कि वहाँ पर जावेद अख्तर साहब पहुँचे और साथ ही साथ सोनू निगम। अगर सोनू निगम की बात करें तो तस्वीर में हम तक ये तस्वीरों ने हमें ये बताया कि सोनू निगम की आंखों में आंसू नजर आए। इस हवाले से आपसे पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर, रजा मुराद साहब जो कि अदाकार हैं। रजा मुराद साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर। और आज का दिन जो है काफ़ी मगमूम कर देने वाला है, क्योंकि खयाम साहब हमारे दरमियान नहीं हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बड़ी हस्ती और बड़े मौसीकार के चले जाने से? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने एक बहुत ही नायाब हीरा खो दिया है। आज मौसीकी नहीं है, आज सिर्फ शोर है, आज सिर्फ चिल्लाना होता है, गाना नहीं होता है। जी खयाम साहब ने जो अपने दौर में जो मौसीकी दी है, जो कान में रस घोलने वाली धुनें दी हैं, वो तो जिंदगी कायम रहेगी। और उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि वो ऐसे शख्स हैं, ऐसे फनकार हैं जिन्होंने शोहरत के साथ साथ इज्जत बहुत कमाई। उनका नाम हमेशा बहुत इज्जत से लिया जाता था, क्योंकि जो उनका संगीत था उसमें हमारे मुल्क की मिट्टी की खुशबू आती थी। वो बिल्कुल हमारे मुल्क का संगीत लगता था। और कब शुरुआत हुई थी खयाम साहब की फिल्म फुटपाथ से, उसके बाद फिर सुबह होगी आई और वहां से कलर का दौर शुरू हुआ। आखिरी खत आई उस जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में। एक और फिल्म थी उनकी जिसमें गाना था ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं। उसके बाद तो कलर का दौर भी जब आया तो उन्होंने अपने फन का मुजाहिरा किया। नूरी में, त्रिशूल में, कभी कभी, उमराव जान, शगुन, आखिरी खत, थोड़ी सी बेवफाई, दर्द, रजिया सुल्तान, ये उनकी यादगार फिल्में हैं जी। और मैं तो यही कहूंगा उनके बारे में कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक खयाम साहब का नाम बहुत प्यार से लिया जाएगा। उन्होंने अपना नाम तो तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखवा ही दिया है, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान थे। जितनी अल्लाह ताला ने उन्हें शोहरत बख्शी थी, इज्जत बख्शी थी, उतनी ही उनकी तबीयत में हलीमी थी। सबसे बहुत झुककर मिलते थे वो जी। तो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत कामयाब मौसीकार थे, बहुत अच्छे फनकार थे। तो एक दौर उनके साथ जो है वो दौर पूरा का पूरा दौर जो है वो चला गया जी।
यानी उनकी शख्सियत में कई पहलू जो है पिन्हा थे। रज़ा मुराद साहब, आप एक अदाकार हैं और किसी अदाकार को मशहूर करने में या फिर उन्हें शोहरत फराहम करने में एक मौसीक़ार का कितना बड़ा रोल होता है। हमने देखा कि आज जो कई अखबारों की हेडलाइंस बनी हुई हैं वो ये कि अगर खयाम साहब ना होते तो रेखा भी ना होती। ये बात किसी हद तक सही है। जब भी रेखा का ख्याल आता है तो उमराव जान की गजलें हमारे कानों में गूंजती हैं। वो इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, या जुस्सुजू जिसकी की उसको तो ना पाया हमने, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हद्दे निगाह तक जहां गुबार ही गुबार है। तो ये तो बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खयाम साहब जब भी ख्याल आता है रेखा का तो उमराव जान का आता है। और मैं दूसरी मिसाल भी दूंगा, जैसे नूरी पूनम ढिल्लों की फिल्म थी जी, और उसमें हीरोइन थी वो, तो उसके जो गाने थे आजा रे वो मेरे दिल पर आ जाए या चोरी चोरी कोई आए, तो बिल्कुल इन गानों ने बहुत मकबूल किया इन अदाकारों को। और मैं ये भी कहूंगा कि एक बहुत ही उनका नायाब गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, वो रजिया सुल्तान का है कि ए दिले नादा आरज़ू क्या है, जुस्सुजू क्या है। तो ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं मिसाल के तौर पे आपको इसका मैं एक वो दूंगा, एग्जांपल दूंगा, जैसे जरूर राजेश खन्ना की जैसे मकबूलियत शुरू हुई थी जी, आराधना से, मेरे शब्दों की रानी कब आएगी, तो जब ये गाना बजता है तो लोगों के तस्वुर में राजेश खन्ना ही आते हैं जी, जबकि मौसीकी देने वाले एस डी बर्मन थे और गाने वाले उसमें किशोर कुमार थे, लेकिन जहन में राजेश खन्ना आते हैं। तो किसी भी अदाकार को उभारने में अच्छे गानों का बहुत बड़ा हाथ होता है जी। और यही मैं बात करूंगा। और कुछ ऐसी फिल्में थी जो बिल्कुल चली नहीं लेकिन आज भी उनके गाने बहुत मकबूल हैं, जैसे उनकी एक फिल्म थी शगुन जी, उसमें उन्हीं की अहलिया का गाना था जगजीत कौर जी का, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो जी। तो फिल्म नहीं चली लेकिन उनके गाने बहुत चले। और एक उनकी फिल्म थी मोहब्बत जिसको कहते हैं, उसमें एक बहुत ही प्यारा डुएट था मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में छुपा लूं तो चले जाइएगा। ये बिल्कुल यादगार गाने हैं। और फुटपाथ फिल्म दिलीप साहब की जो चली नहीं थी उसका भी एक बहुत ही मकबूल गाना है, शाम गम की कसम आज गमगीन हम जी। ये तो सदाबहार गाने हैं। रज़ा मुराद साहब, आपसे आखिरी सवाल ये पूछेंगे क्योंकि आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि वो बेहद ही नाजुक मिजाज और नर्म लहजे और शफकत से मिलने वाले इंसान थे, शख्सियत थी उनकी हमाजहत पहलू उनके अंदर पिन्हा थी। ऐसे में आप किस तरीके से उनसे मिलते या कभी मुलाकात आपसे हुई तो यादों के झरोखे में जाकर आप क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, संजय खान साहब ने एक सीरियल बनाई थी 1857, तो उसका भी मैं हिस्सा था और खयाम साहब ने उसमें मौसीकी दी थी। तो संजय साहब ने अपने घर में पार्टी दी थी, तो आखिरी बार मेरी उनसे वहां मुलाकात हुई और बहुत ही तफसीली मुलाकात हुई उनसे, बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई। और जिस तरीके से अभी मैंने आपको उनके गानों के बारे में बताया, तो उसी तरीके से जब वो मेरे सामने आए तो बेसाख्ता मेरे लबों से वही गाने निकल रहे थे जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जी। और एक और बड़ा मकबूल गाना था उनका, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं ये बाहों के साए। और एक और गाना था लता जी का, ये मुलाकात एक बहाना है प्यार का सिलसिला पुराना है। तो उन्हें इतना ताज्जुब हुआ जब मैंने उनकी फिल्मों का, उनके गानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपको मेरे इतने गाने आपको हिफ्ज़ हैं, आपको याद हैं। तो बहुत अच्छी मुलाकात रही। बड़े ही मोहम्मद रफी साहब की तरह बहुत ही हलीमी से पेश आते थे, बहुत आहिस्ता बोलते थे जी। एक बड़े नरम दिल इंसान थे। एक अंदर से बिल्कुल एक मौसीकार भी थे और एक फनकार भी थे। और अच्छे मौसीकार और फनकार की तो पहचान यही होती है कि वो हमेशा झुका होता है। जो झुका पेड़ होता है उस पर फल भी होते हैं
लेकिन उस पर पत्थर भी पड़ते हैं, फिर भी वो झुका होता है। तो खय्याम साहब बिल्कुल एक फलदार झुके हुए पेड़ की तरह से। जी, बेहद शुक्रिया रज़ा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी यादों के झरोके से जो आपने इनके साथ खय्याम साहब के साथ वक्त बिताए हैं उसको न्यूज़ 18 उर्दू के साथ शेयर करने के लिए। और आज खय्याम साहब जिस तरह से हमारे दरमियान नहीं रहे और दुनिया फ़ानी को उन्होंने अलविदा कह दिया है, जिसके बाद हर शोबे से जुड़े हुए लोग, हर दुनिया से जुड़े हुए लोग आज खय्याम साहब से, हर शोबे से वाबस्ता लोग खय्याम साहब को याद कर रहे हैं। और कुछ देर पहले रज़ा मुराद साहब से बात हो रही थी, उन्होंने अपनी जो यादों के झरोके से जो मुलाकात, उनकी आखिरी मुलाकात खय्याम साहब के साथ रही, उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ शेयर किया। और कुछ देर पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने दिल ने जिसे फिर याद किया में जो बातचीत हुई थी, इंटरव्यू लिया था हमारे साथी ने, उसे भी न्यूज़ 18 उर्दू ने आज दिखाया है। और मारूफ मौसीक़ार इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। हरिहरन साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं। हरिहरन साहब, आज का दिन जो है सबके लिए गम भरा है, अफसुर्दा है। बतौर मौसीक़ार, एक मौसीक़ार के चले जाने से कितना गम आपको हुआ है और इस खला को पुर कर पाना, जाहिर सी बात है सभी लोगों का यही कहना है कि मुमकिन नहीं है इस खला को पुर कर पाना। आप क्या समझते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक तो खय्याम साहब, एक उनके जाने से एक दौर खत्म हो गया है और जिस तरीके से उन्होंने म्यूजिक दिया है और लफ्जों को इतने खूबसूरत तरीके से सुरों में ढाला है जी, वो उन्हीं का काम था। और कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं की म्यूजिक के साथ। जो वो चाहते थे वही म्यूजिक वो देते थे और माय रिस्पेक्ट्स टू हिम। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत बख्शें। जी, हरिहरन साहब, एक मौसीक़ार और जिस तरीके से आप, जितनी हमें इंफॉर्मेशन है वो ये कि आप मौसीक़ार भी हैं और गुलकार भी हैं मारूफ। गुलकार और मौसीक़ार के दरमियान जो रिश्ता होता है वो सभी के सामने आया है। इस रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दो हाथ है या दो आंखें जी, ये रिश्ता है। एक आंख से आधा काम होता है, दोनों आंखों से आप पूरा देख सकते हैं दुनिया को। इसी तरह से गुलकार और जो मौसीक़ार जो हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पीपल। एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पीपल, जो लिखते हैं, जो स्वरबद्ध करते हैं, मतलब कंपोज करते हैं और जो गाते हैं। जी, आज इन खय्याम साहब के चले जाने से जाहिर सी बात है बॉलीवुड की दुनिया में और जो मौसीकी से जुड़े हुए लोग हैं, आप बतौर मौसीक़ार कितना बड़ा आप इससे लॉस मानते हैं, नुकसान मानते हैं? क्योंकि बॉलीवुड की दुनिया आज पूरी तरीके से सुन है खय्याम साहब के चले जाने से। और कहा जाता है कि जो उनकी मौसीकी है, या कहा जाता है कि हम सुनते हैं उनके गानों को, मौसीकी को, तो उस एक तरीके से कानों में रस घोलती हुई उनकी मौसीकी, अब दोबारा मौसीकी तो सुनेंगे लेकिन खय्याम साहब नहीं हैं। देखिए, खय्याम साहब को एक कमाली, मतलब कि वो बहुत सिंपल ट्यून्स बनाते थे और मुश्किलात भी वो सिंपल लगता था। ये बहुत उनका एक इट्स यू नो ही वाज वेरी what do you call it, simplistic in his way, but he got the most profound musical phrases. और ये जो है, and it used to look so beautiful on screen when it was picturized. उनके गाने, उनके जो compositions थे, it was like a canvas. जी, it was, ये गाने जो हैं शूट करने से मतलब और भी अच्छा लगता था। It was for the media, for the film media. जी, ये मुझे लगता है।
और देखिएगा ना, आप गैर फिल्मी में भी ऐसे ऐसे उन्होंने भजने रिकॉर्ड किए हैं, रफी साहब ऐसे ऐसे उनके मतलब गाने हुए हैं, इट्स अमेजिंग। यू कांट, आप यकीन नहीं करेंगे कि वही खयाम साहब ये रंग भी वो इतनी खूबसूरत से उन्होंने बनाए थे, और he's the last of the Mohicans। हरिहरन साहब, मौसीकी की खासियत को, खुसूसियत को लेकर आप बातचीत कर रहे हैं कि क्या खुसूसियत खयाम साहब की मौसीकी में थी जो दूसरों के अंदर नहीं है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, अगर क्लासिकी मौसीकी की बात करें तो उन्होंने वसी कैनवस पर पेश करने की कोशिश की। जी, क्लासिकी मौसीकी जरूर उन्होंने रागदारी वगैरह यूज किया है और फोक भी यूज किया उन्होंने, और इन क्लासिकल मौसीकी और फोक को लेके उन्होंने अपने तरफ से बहुत सारे थीम्स बोलते हैं ना आप जी, थीम म्यूजिक, उनके जो मुखड़े का जो ट्यून बनाते थे वो, इट वाज लाइक अ थीम म्यूजिक। वो एक मुखड़ा को लेके आप पूरा बैकग्राउंड स्कोर बना सकते थे, वो उनकी खासियत थी। जी, आप बतौर मौसीकार आज किन अल्फाज से उन्हें याद करना चाहेंगे, और आखिरी मुलाकात आपकी उनसे कब हुई, न्यूज़ 18 उर्दू के साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत एक साल पहले मैंने उनको एक अपने फंक्शन में मिला था, म्यूजिक फंक्शन में, और तो उसके बाद मुलाकात नहीं हुई उनसे। और बस मैं यही कहूँगा कि वो उनकी फैमिली, उनके मिसेस जो हैं, उनको खुदा आप शक्ति दे टू गो ओवर दिस डिफिकल्ट टाइम। थैंक यू सो मच। बेहद शुक्रिया हरिहरन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ख्यालात पेश करने के लिए। तो न्यूज़ 18 उर्दू के साथ हरिहरन साहब, जो कि मारूफ गुलकार और मौसीकार हैं, उन्होंने अपनी मुलाकात को भी, उस आखिरी मुलाकात को भी याद किया, और साथ ही साथ कहा कि इस मौके पर खयाम साहब के चले जाने के मौके पर मैं उनके अफराद ख़ानदान के साथ हूँ और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। कई हिट फिल्में दी, जिनमें कई नाम जो हैं, कई फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई, और एहसासात और यादों और मौसीकी का पिटारा कहे जाते थे खयाम साहब। एक दौर का, एक अहद का खात्मा खयाम साहब के चले जाने से हुआ है। इन्होंने कई हिट फिल्में दी, और जिन लोगों के साथ ये काम करते थे वो भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन खयाम साहब के चले जाने से एक मौसीकी का, जिसे उन्हें सामने लाया था दुनिया के सामने, उसका ख़ात्मा हो गया है। एक बार फिर से मुंबई का रुख करेंगे। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं खयाम साहब की रिहाइश गाह से। खयाम के यादों के झरोकों को भी टटोलने की लोगों की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई फेमस हस्तियां, मशहूर हस्तियां हमारे साथ जुड़ रही हैं। इस बीच एक बार फिर से रुख कर लेते हैं प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे सवाल ये था कि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अगर बात जावेद अख्तर की कर ली जाए या फिर सोनू निगम की, तो लोग वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने खयाम साहब को आखिरी बार देखा। सोनू निगम जब बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू नज़र आया, तस्वीरों के ज़रिए हमने देखा। आपने वहाँ पर बजाते खुद अगर सोनू निगम को देखा होगा तो क्या वो कहते हुए नजर आए, और सोनू निगम के अलावा कई और लोग जो देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से आज क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं फिर से वही तस्वीर दिखाता हूँ, और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर अलका जी अभी आई थी और अंतिम दर्शन करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई। आंखें नम होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। उनके तरफ से यही कहना था कि जो एक युग होता है उस कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, उसकी भरपाई करना फिल्म जगत या म्यूज़िक जगत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, चुनौती होगी। वो खुद एक गीतकार हैं, उन्होंने खुद कहा कि जो लाइनें उस वक्त खयाम साहब लिखते थे, आज वो लाइनें बहुत रेयर देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, क्योंकि जो पुराने फिल्म गाने हैं उसी को डब करके, रिमिक्स करके आजकल पेश किया जाता है। यानी कहा जाए तो जो इनोवेशन किया जाता है, जो नई चीज़ें बनाई जाती है, तो जो मेकर होता है उसका अंत होना, यानी उन सारे इनोवेशन को कहीं ख़त्म करने के कगार पर देख रही थी खुद ही। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें इन्होंने शुरुआत की, मैं आपको बताऊं, उन्होंने खास करके 16 शबनम उस फिल्म का जिक्र किया जिसमें गोविंदा और दिव्या भारती अभिनेत्री थी। उन्होंने कहा कि उनमें जो गीतकार थे, आप देखें तो यहाँ पर अब लोग जो हैं धीरे धीरे अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने वो लाइनें भी कही कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये सारी वो चीज़ें थी जो आज तक लोगों को याद आती हैं, और अलका जी ने खुद मीडिया से मुखातिब होकर इस बात को कहा। हालांकि सोनू निगम यहाँ पर आए, भावुक थे, उनके आंखों में
आंसू जरूर था। उन्होंने अंतिम दर्शन किया और ऊपर गए, हालांकि अभी तक वो नीचे नहीं आए, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अब 4 बजे तक का यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। उसके बाद अंतिम यात्रा यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर तक, यानी जो 4 बंगला नज़दीकी जो शमशान घाट है वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर अंतिम विधि और अंतिम विदाई जो है की जाएगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि अधिकतर लोग अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। तो पूरे सरकारी एजाज़ के साथ आज अलविदा किया जाएगा खयाम साहब को। 4 बजे कब्रिस्तान में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी सरकारी एजाज़ के साथ। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे प्रशांत बता रहे हैं। प्रशांत, अगर बात अदाकारा रेखा की जाए तो ये कहा जाता है कि अगर खयाम साहब नहीं होते तो रेखा भी नहीं होती, उनको भी इतनी मकबूलियत और मशहूर और शोहरत इतनी नहीं मिलती। क्या रेखा जी भी वहाँ देखी गई? क्या वो भी आज आखिरी दीदार के लिए पहुँची खयाम साहब की रिहाइशगाह पर? देखिए, अभी फ़िलहाल तो अभी तक रेखा जी यहाँ पर नहीं पहुँच चुकी हैं। जिस तरह से मैंने लिस्ट बताई कि यहाँ पर सोनू निगम, फिर उसके बाद अलका जी पहुँची हैं, रजा मुराद जी यहाँ पर आके गए, अशोक पंडित आकर गए, तो ये नाम है जो यहाँ पर उनके घर पर पहुँच चुके हैं। मैं अगर आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाऊं तो आप देखें तो जहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है उसके बाहर ही लोग वहाँ पर खड़े हैं, ताकि यहाँ पर अगर कोई आता है तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आराम से अंतिम दर्शन कर सके। रेखा जी की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उसमें दो राय नहीं है, ये कयास लगाया जा रहे हैं, बातें भी यहाँ पर की जा रही हैं कि अंतिम विदाई के समय तक अधिकतर लोग कोशिश करेंगे यहाँ पहुँचने के लिए। जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वो जो है अंतिम जो विधि जहाँ पर 4 बंगला जिस तरह से मैंने बताया वहाँ पर की जाएगी, तो वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में पहुँचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो अंतिम दर्शन कर रहे हैं और जो हम लोगों से बात करें, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सबका मिलाकर निचोड़ यही निकल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि जिस तरह से खयाम साहब लिखा करते थे या फिर उनका जिस तरह से वो चीज़ें बनाया करते थे वो अब बनाना या फिर नया लिखना काफ़ी मुश्किल होता है लोगों के लिए, और यही वजह है कि उनकी वो चीज़ें आज तक लोगों के जहन में याद है। आपने जिस तरह से कहा कि अगर खयाम साहब नहीं होते तो आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, शकील आज़मी साहब जो कि नगमा निगार हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। शकील आज़मी साहब, एक नगमा निगार होने के नाते मौसीक़ार की अहमियत को जाहिर सी बात है बखूबी आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब आप लिखते हैं और उसकी धुन को जब मौसीक़ार बनाता है तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। आज एक मारूफ मौसीक़ार हमारे दरमियान नहीं रहा, आप किन अल्फाज में याद करेंगे खयाम साहब को? शुक्रिया सना साहिबा। खयाम साहब एक अजीम मौसीक़ार थे, बल्कि अजीम से भी बड़ा कोई लफ्ज हो तो मैं उनके लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा। खयाम साहब उन मौसीक़ारों में से थे जो लिखे हुए को कंपोज करने में के ख्वाहिशमंद होते थे, और ज्यादातर उन्होंने गाने पहले लिखे गए, बाद में उन्होंने कंपोज किए। मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था, राइटर डायरेक्टर प्रकाश भारद्वाज की फिल्म थी, उसमें एक कव्वाली हम कर रहे थे और वो मैं लिख रहा था, वो कंपोज कर रहे थे। तो उनसे कई बार मिलना हुआ, उनके घर पे मिलना हुआ, हम सेटिंग की, उन स्टूडियो में मिलना हुआ, तो कई वाकयात भी उन्होंने सुनाए मुझे। और एक वाकया मैं आपके साथ भी और न्यूज़ 18 के नाजरीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो बता रहे थे कि उनकी शायद पहली फिल्म थी, इस्मत चुगताई साहब के जो शौहर थे उनकी फिल्म थी, और गालिबन फिल्म का नाम था शोला और शबनम जी। उस फिल्म के गाने कैफी साहब लिख रहे थे। इस्मत चुगताई साहिबा जो उर्दू की बहुत बड़ी अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, वो उनकी देख रेख में फिल्म बन रही थी, और एक गाना जो गजल की फॉर्म में था गालिबन, वो कैफी साहब ने लिखा और इस्मत चुगताई साहिबा ने उसे रिजेक्ट कर दिया उस गाने को। तो खयाम साहब ने कहा कि आपा मैं ट्राई करता हूं, मैं एक बार कंपोज करता हूं, फिर आप सुनिए, फिर आप फैसला कीजिए कि ये आपको नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, फिर कैफी साहब दूसरा लिखेंगे, मैं और अलग से कंपोज कर दूंगा। तो वो रिजेक्ट किया हुआ गाना था। वो कैफी साहब को उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया, वो बड़ी थी कैफी साहब से, कैफी मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो कमर्शियल चाहिए और मुझे तुम अलग से लिख के दो।
इस तरह की बात चल रही थी। लेकिन उसी गाने को जब खय्याम साहब ने कंपोज किया और फिर उसको पेश किया उनके सामने ट्यून के साथ, तो वो गाना पास हो गया और उनको वही गाना अच्छा लगा। तो ये खासियत थी, ये खासियत थी खय्याम साहब की, ये खासियत और ये ताकत थी। और फिर सोने पे सुहागा, और इस वाक़े को और मैं बढ़ाता हूँ, ये सिटिंग चल रही थी कैफी साहब के जो जानकी कुटीर में जो कैफी साहब का एक बंगला है, उसमें सिटिंग चल रही थी। और इत्तेफाक से जानिसार अख्तर साहब और साहिर लुधियानवी साहब घूमते फिरते वहां आ गए उसी टाइम पे जब ये लोग वहां पर सिटिंग कर रहे थे। तो खय्याम साहब साहिर साहब के बहुत बड़े फैन थे। साहिर साहब का जमाना था, उनका तूती बोलता था उस जमाने में, मतलब साहिर साहब के क्या कहने थे। तो खय्याम साहब जब मिले साहिर साहब से तो उन्होंने कहा कि इस्मत चुगताई साहिबा ने तारुफ करवाया कि साहिर ये खय्याम है और ये नया म्यूजिक कंपोजर है, मैंने अपनी फिल्म में लिया है और बहुत अच्छा कंपोजर है। तो साहिर साहब ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी उनकी तरफ। फिर उसके बाद खय्याम साहब ने साहिर साहब को कहा कि साहिर साहब, मैंने आपकी पूरी परछाइयां कंपोज करके रखी हैं, पूरी किताब। आप सुन रही हैं? जी सुन रही हूँ आपकी। पूरी किताब उन्होंने उसकी धुनें बना दी थी, जितनी उसमें नज़में और गजलें थी। तो साहिर साहब सुन के चौंक गए। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? बोले जी साहब, आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद साहिर साहब ने उनको अपने बंगले पे बुलाया और उनकी वो धुनें सुनी। और फिर उन्होंने साहिर साहब को यश चोपड़ा साहब से मिलवाया और यश चोपड़ा साहब के साथ उन्होंने कई फिल्में की, जैसे नूरी है, कभी कभी है, त्रिशूल है, और भी एक दो फिल्में हैं जी। और खय्याम साहब का जो खास तौर से वो जो ट्यून बनाते थे, वो जो पहाड़ी राग में, पहाड़ी, और कभी कभी उसमें शिवरंजनी भी मिला होता है, तो शिवरंजनी से और दर्द आता है। पहाड़ी राग में इतने अच्छे गाने शायद ही किसी ने बनाए होंगे जितने की खय्याम साहब ने बनाए हैं। यानी कि दानिश साहब, ये लगता था कि जो लिखने वाला है, नगमा निगार है, जब तहरीर करता है तो उसे खुद ये अंदाजा नहीं होता होगा कि ये इतनी अच्छी तहरीर है मेरी, जब मौसीकार के तौर पर खय्याम साहब उस पर जब चार चांद लगा देते होंगे। यकीनन वो अल्फाज तो क्या है, अल्फाज को आवाज मिलती है और उसको जब ट्यून मिलती है तो साज और आवाज के साथ अल्फाज और खिल के और निखर के आते हैं और ज्यादा अच्छे सुनाई देते हैं। वहाँ उनमें आवाज पैदा हो जाती है। बेहद अहम बात आपने कही कि साज और आवाज़ के साथ अल्फाज का जादू और साथ ही साथ मौसीकार की धुन, ये सभी चीज़ें जब एक साथ मिलती हैं तभी ये जो क़ारीन होते हैं, जो सामीन होते हैं, उनके दिलों पर राज करती। बेहद शुक्रिया दानिश अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ूबसूरत यादें शेयर करने के लिए। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, जिनका नाम राज शर्मा है, जो कि खय्याम साहब के बेहद करीबी रहे हैं और फिल्म उमराव जान से भी उनकी यादें जुड़ी हुई हैं और उसमें उन्होंने काम भी किया है बतौर तबला नवाज। आपका इस्तकबाल करते हैं राज शर्मा। सबसे पहले आज मशहूर और मारूफ शख्सियत खय्याम साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, आपकी कुर्बत भी उनसे रही, आप किस तरीके से आज किन अल्फाज में उन्हें याद करना चाहेंगे? लेकर आए थे और मुझे उन्होंने गुरु रहे, मेरे तबला बजाया उनके गानों में, कभी कभी में, त्रिशूल में, नूरी में, उमराव जान में, रज़िया सुल्तान में, और मुझे बच्चे जैसा ट्रीट किया, बेटे जैसा रहा, मुझे सिखाया, सब मुझे हर चीज़ में उन्होंने पारंगत किया। और मैं बता नहीं सकता, मैं इतना दुखी हूँ, मेरे जैसे गॉडफादर मेरे चले गए जी। जी।
जी, राज शर्मा साहब, आप तो उनके साथ काम करते थे, लेकिन बहुत लोगों को ये कम ही वक्त मैसर हुआ कि खयाम के साथ वो रहे हों, ज़िंदगी कुछ वक्त कुछ लम्हात गुजारे हों। आपको भी आप की बात ये है कि आपको उनके साथ रहने का भी मौका मिला। जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाई है वो ये है, जितना मुझे मालूम है वो ये कि आपने उनके साथ दिन गुजारे हैं, वक्त गुजारे हैं। आपके लिए कितना ये दिन जो है वो कठिन साबित हो रहा है और किस तरीके से आपको एक्सपीरियंस मिला है? एक तो वो बड़े वक्त के पाबंद थे और बोलते थे जो काम आता है उसके प्रति तुम सत्यता से उसको दो, वॉट एवर यू नो ओवर योर नॉलेज उसको दो। अब जिस रात में या जिस साल में पारंगत हो उसको अपनी बखूबी उसको निभाओ, अपनी पूरी जी जान उसमें लगा दो। ये मुझे उन्होंने, और पंक्चुअलिटी इतनी थी कि 9 बजे तो 1 मिनट भी ऊपर हो जाता था तो उनकी आंखें मालूम पड़ता था कि गुस्सा है, मतलब इतने वक्त के पाबंद रहे वो जी। और अपने आप में संपूर्ण संगीतकार, बहुत गुणी, बहुत ज्ञानी जी। वक्त की पाबंदी उनके अंदर थी और वो यही सीख आपने उनसे ली है। इसके अलावा क्या कुछ आज कहना चाहेंगे जब ये मारूफ शख्सियत हमारे दरमियान नहीं है? जाहिर सी बात है, एक अहद का, एक युग का खात्मा हो गया, ऐसा मौसीकार मिलना मुश्किल ही है। में उन्होंने मुझे मौका दिया कि राज इसमें तुम 3 गाने करो, एक ठुमरी, एक उत्तर प्रदेश का शादी का गाना, तो और एक और गाना उन्होंने दिया। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि खयाम साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर ने मेरा नाम रिकमेंड किया, तो मैंने एक शर्त पे ही मैंने कहा मैं पापा जी करूंगा, आपका नाम रहेगा, गाने में करके दूंगा, आपका नाम रहेगा। क्या तो फिर मैंने कहा बैकग्राउंड म्यूजिक में आप मेरा नाम दे दीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक में करूंगा, संगीतकार में आपका ही नाम रहेगा, मैं गाने करूंगा जी। तो देखिए इतना बड़ा आशीर्वाद उनका, इतने बड़े दिल के। जी हाँ जी। राज शर्मा, आपकी यादें तो जिन लोगों से न्यूज़ 18 उर्दू ने बात की, तकरीबन 1 घंटे से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी यादें खयाम साहब से जुड़ी हुई कैसी रही। आपकी यादें थोड़ी अलहदा हैं। आप जो हैं उनके साथ काम करते हुए भी नजर आए और आप उनकी शख्सियत के पहलू से भी हमें वाकिफ करा रहे हैं। और कौन सी ऐसी खुसूसियत उनके शख्सियत के अंदर थी जो दुनिया को नहीं पता, जो आज बताना चाहेंगे आप? बड़े फक्र से मुझे लता जी से, आशा जी से, सबसे मिलाते थे कि देखो ये ग्रेजुएट है लड़का, ये साइंस बायोलॉजी से ग्रेजुएट होके मेरे पास तबला बजाने आया था। और उस दौरान वो 1976 में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे हमारी इस फील्ड में, तबला ढोलक वादन में। तो मैं पढ़ाई करके मैं आता था तो बड़े फक्र से मुझे अपने बाजू में बिठाते थे। हर मीटिंग में, हर लम्हे में मैं उनके साथ होता था, हर लम्हे में, पल पल, बिल्कुल हर लम्हा आपने उनके साथ गुजारा। और अब वो अब कभी भी आप अगर चाहेंगे तब भी खयाम साहब आपको नहीं मिल पाएंगे। जाहिर सी बात है, आपको कमी जो है बहुत ज्यादा खलेगी। राज शर्मा साहब, बस मैं ये दुखी हूँ कि मेरे ऊपर से एक साया चला गया, जो जिसका कि मैं बड़ा फक्र करता था कि हाँ मेरे गुरु हैं, मेरे अब्बा हैं, मेरे गॉडफादर हैं। वो एक मेरे से महसूस था, जिंदगी मुझे कमी रहेगी उनकी। बेहद शुक्रिया राज शर्मा साहब, आप ने अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर किए। राज शर्मा जो कि तबला नवाज हैं, इन्होंने खयाम साहब के कई फिल्मों और कई गानों के साथ काम किया है। तबला नवाज हैं ये। इन्होंने कहा कि इन्हें मौसीकार खयाम साहब के साथ ना सिर्फ काम करने का मौका मिला, बल्कि एक वालिद जैसी शफ़क़त भी इन्हें मैसर हुई और इसीलिए वो आज बेहद गमज़दा है। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्हें मालूम हो रहा है कि उनके सर से वालिद का साया हट गया है और वो इस साये से महरूम हो गए हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं प्रशांत पांडे का। प्रशांत, कई हस्तियां और मारूफ शख्सियतें हमसे जुड़ रही हैं, अपने अपने तरीक़े से आज खयाम साहब को याद कर रही हैं और खराज अक़ीदत पेश कर रही हैं। आपने सुना तबला नवाज़ को, आपने सुना अदाकार रज़ा मुराद को। अगर इससे पहले की बात करें तो जो मौसीक़ार हैं, कई मौसीक़ार से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इनकी मौसीक़ी ऐसी थी कि आज के जो गाने हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ। जब कभी कोई दीवाना गाना सुनता तो उसके कानों में ये गाने जो हैं, ये मौसीक़ी जो है वो रस घोलती हुई दिखाई देती है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं जिनसे हम खुद बात कर रहे हैं
उनका सिर्फ यही कहना है कि जो चीज़ें बननी थी ख़याम साहब के हाथों से तो वो बन चुकी है, वो दोबारा बनना मुश्किल होगा। एक बार अगर आप तस्वीरें देखिए तो बाहर आप देखिए तो सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम कर दिए गए। जिस तरह से मैंने कहा था कि राष्ट्रीय समाज से उन्हें नवाजा जाएगा सम्मान से, तो यहाँ की तैयारियां देखिए आप मुंबई पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। और अब धीरे धीरे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि घड़ी का समय जो है 1:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है, ठीक 4 बजे जो है यहाँ से जो है अंतिम विदाई शुरू की जाएगी। आप देखें तो बाहर जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी खड़े हैं। और मुंबई पुलिस की तरफ से देखा जाए तो पूरी तैयारियों की जो विधि है वो पूरी शुरू कर दी गई है। कौन से रूट से ले जाया जाएगा उस रूट को पूरा क्लियर किया जाएगा ताकि अंतिम यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ आप देखें तो जो अधिकारी हैं जिन्हें जिम्मा दिया गया है कि इस अंतिम यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो मौके वारदात पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है बात भी कर रहे हैं। एक सेकंड प्रशांत, आपको रोकना चाहेंगे। नगमा निगार गुलजार साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सारे जाने मुझे जुमले कहने की जरूरत नहीं है, बड़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जिया है, मुकम्मल क्रिएटिव, आखिरी मोमेंट तक बहुत क्रिएटिव थे, तख्लीक हो रही थी उनकी। और सिर्फ उन्हें खुदा हाफिज़ कहने के लिए आए हैं। जगजीत जी के लिए दुख होता है कि वो कुछ बरस अकेले अभी काटने होंगे, और वही ज़िंदगी है। लेकिन ख़याम साहब के जाने से बस यही कह सकता हूँ कि एक स्कूल ख़त्म हो गया, वो स्कूल बंद हो गया, वो उस्ताद उसमें से टीचर उठ के चला गया है, ये नया स्कूल है। देखिए हमने सब ने सीखा है उनसे, ये हम सब लोग ने सीखा। हम तो उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कंपोज़र थे और बहुत उनकी मेलोडी का जवाब ही नहीं था। तो बहुत देर तक उन्होंने बहुत वक्त तक अच्छा काम किया। कैसे याद रखेंगे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, हम लोगों के लिए बने थे वो कंपोज़र। जी मैं उन्हें काम तो बहुत थोड़ा सा किया उनके साथ, लेकिन उन्हें जानता हूँ 1960 से, जब वो शर्मा जी के नाम से म्यूज़िक दिया करते थे। उस ज़माने में वो लेफ्टिस्ट मूवमेंट के साथ काम करते थे। जाफरी साहब, सरदार जाफरी थे, बलराज जी थे, उस ज़माने से जानता हूँ। और मैं मुरीद रहा हूँ उनका, शागिर्द की तरह, उनका जूनियर। थोड़ा सा मौका मिला है उनके साथ काम करने का, मैंने किया। सर उनकी शख्सियत के बारे में बस आप सब जानते हैं। गुलजार जो कि मारूफ इंसान के जितने भी रूप होते हैं, जितने भी आकार होते हैं, चाहे वो कलाकार का हो, संगीतकार का हो, अदाकार का हो, हर रूप में बेहतर से बेहतरीन थे वो। इंसान इतने अच्छे थे कि इंसानियत भी उनके नाम पे फ़ख्र करती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आज से लगभग 40 साल पहले फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में उनका इंटरव्यू लिया था। बहुत मेहरबान थे मुझ पे, अपनी बेटी मानते थे और मोहब्बत की इंतहा देखिए कि अभी 2 साल पहले मैंने उन्हें फ़ोन किया। उनकी तबीयत नासाज थी, तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया और मैंने कहा, ख़याम साहब मेरे तबस्सुम टॉकीज़ में मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ आपका। आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे बच्चे, तुम मेरी बेटी हो, जब चाहो आ जाओ, मैं दूंगा। वाकई उन्होंने मुझे बुलाया और इंटरव्यू दिया, जबकि तबीयत उनकी बहुत नासाज थी। मैं उनके लिए सिर्फ एक शेर ही कहना चाहती हूँ कि जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। पुराने लोगों की जो यादें हैं उनमें बहुत ही फहरिस्त की लिस्ट में बहुत ही ऊंचा नाम होगा मेरे प्यारे ख़याम साहब का। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े लोग अपने अपने अंदाज में आज खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं और ख़याम साहब को याद कर रहे हैं। गुलजार साहब ने कहा कि पुराना स्कूल बंद हो चुका है। प्रशांत पांडे, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, काफ़ी देर से आप हमारे साथ बने रहे और तस्वीरें भी दिखाते रहे, बेहद शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदा।